Again we are here. As in the previous video we learnt about the Anglo-Carnatic War political story. Now we will see those things which can be asked in your UPSC mains examination. तो एंग्लो कर्नाटिक वॉर से अगर जो चीज़ें पूछी जा सकती हैं उनमें है कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेस। ये आपका जनरल क्वेश्चन भी बन सकता है या स्पेसिफिक क्वेश्चन भी बन सकता है। तो कॉजेज़ में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल कॉजेज़ के बारे में। तो क्या थे एंग्लो कर्नाटिक रीजन के पॉलिटिकल कॉजेज़? सबसे पहले बात कर लेते हैं यूरोपियन कंपनीज। आप देख सकते हैं कि जब इंडिया आपने देखा था कि यो मैप नीचे का था साउथ इंडिया का, तो यहीं पर फोर्ट सेंट जॉर्ज था मद्रास में, और पुदुचेरी में किसका था? फोर्ट सेंट लुइस। तो यहाँ पे फ्रेंच टिके हुए थे, यहाँ पर ब्रिटिश टिके हुए थे, और दे बोथ वांटेड देयर मोनोपोली इन ट्रेड, दे बोथ वांटेड देयर इन्फ्लुएंस इन इंडिया। तो इसके लिए भी, और ये एक कारण बना आपसी टकराव का एंग्लो कर्नाटिक वार का। इसके अलावा कर्नाटक रीजन में और हैदराबाद रीजन में सक्सेशन क्राइसिस हुई थी। आई टोल्ड यू अबाउट इन द कर्नाटक रीजन देयर वाज क्राइसिस बिटवीन मोहम्मद अली एंड चांद साहब। इन हैदराबाद देयर वाज क्राइसिस बिटवीन नासिर जंग एंड मुजफ्फर जंग। नासिर जंग was supported by British, ना, तो you can remember. तो that succession crisis also caused the war, ठीक है ना। global underlying causes, there were some global causes also, like I told you that the British and French were fighting in 5 continents simultaneously, and Indian subcontinent was a subset of it. Okay, so you can see that if I talk about the crisis, I told you that there was an Anglo Austro-Hungarian succession crisis was there, है ना, ड्यूरिंग 1740 to 48। और इसी समय आपने देखा होगा फर्स्ट एंग्लो कर्नाटिक जो वार हो रहा है वो 46 to 48 हो रहा है, जो कि एक्सला सैपल की संधि से खत्म हो रहा है। मतलब द ट्रीटी वहाँ पर हो रही है और युद्ध यहाँ पे खत्म हो रहा है, ठीक है ना। उसके बाद जिसमें नोवा स्कॉटिया मिल गया था फ्रेंच को, और फोर्ट सेंट जॉर्ज वापस कर दिया गया था ब्रिटिशर्स को। इसके अलावा अगर हम देखें तो 7 ईयर वॉर्स, ये भी ब्रिटेन और फ्रांस एक दूसरे के अपोजिट थे इस 7 ईयर वॉर्स में, और ये हुआ 56 से 63 के बीच। और 63 में ट्रीटी ऑफ पेरिस होती है, और इसके साथ ही भारत में फ्रेंच और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक दूसरे से युद्ध करना समाप्त कर देते हैं। तो दीज आर द पॉलिटिकल रीजन्स। तो पहला यूरोपियन कंपनीज इन इंडिया, दूसरा है सक्सेशन क्राइसिस, और तीसरा ग्लोबल सिचुएशन। अगर हम आर्थिक स्थिति की बात करें, व्हाट वर द आर्थिक रीजन्स, इकोनॉमिक रीजन्स, इफ आई टॉक अबाउट इकोनॉमिक रीजन्स, सो ट्रेड मोनोपोली, ब्रिटिश एंड फ्रेंच बोथ वांटेड ट्रेड मोनोपोली इन इंडिया, और जिसके लिए वो एक दूसरे से लड़ रहे थे। जैसा कि आपने कलकत्ता में देखा कि डचों के साथ ब्रिटिशर्स युद्ध कर रहे हैं, फ्रेंच के साथ फोर्टिफिकेशन किया जा रहा है। तो ट्रेड मोनोपोली पाना चाहते थे फ्रेंच और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी दोनों। तो इस चक्कर में वो एक दूसरे से लड़ते रहते थे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको याद होगा कि कर्नाटक में जो प्रथम युद्ध हुआ था उसका कारण ये था कि नवाब ऑफ आर्कट जो था उसने ड्यूप्लेक्स को रास्ता दिया था फोर्ट सेंट जॉर्ज तक जाने का, फोर्ट सेंट जॉर्ज तक जाने का, क्योंकि इसकी नवाब ऑफ आर्कट की एस्पिरेशन थी कि जब फ्रेंच कंपनी ने, क्योंकि इससे वादा किया था कि जब हम फोर्ट सेंट जॉर्ज को जीत जाएंगे तो आपको दे देंगे ये। तो इट वॉज हिज एस्पिरेशन दैट कॉजेज वॉर। ओके, नाउ वी विल सी अदर कॉजेज। व्हाट वर द अदर कॉजेज? ओके, तो अदर कॉजेज में हम देख सकते हैं कि जो फ्रेंच गवर्नर थे, चाहे वो ड्यूप्लेक्स रहा हो और चाहे बाद में जब लिली आ गया था वो रहा हो, ठीक है ना। तो जो ये लैली आ गया था लैली, इट इज़ रिटन लाइक दिस, कॉम्ट, नेम इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, इट इज़ रिटन लाइक दिस, है ना। तो ड्यूप्लेक्स और कॉम्ट डे लैली की अपनी महत्वाकांक्षाएं थी। जैसे कि ड्यूप्लेक्स जो है, जब मुजफ्फर जंग वहाँ पर शासक बना था हैदराबाद में, तो ड्यूप्लेक्स को सूबेदारी मिल गई थी पूरे डेक्कन की। तो आप इससे समझ सकते हैं कि हिज एस्पिरेशन वाज टू बिकम किंग, है ना, दैट वाज नॉट द एस्पिरेशन ऑफ ब्रिटिशर्स। और कॉम डे लिली जब आया तो कॉम डे लिली ने
तंजौर पर हमला बोल दिया था। ही वॉज ट्राइंग टू टेक रिवेंज। और इसी वजह से थर्ड एंग्लो कर्नाटिक वार हुआ, जिसमें कि वांडीवास के युद्ध में बहुत बुरी तरह फ्रांस की पराजय हुई। तो यू कैन ऑल्सो सी दिस। अदर स्टेक होल्डर थे मराठास। आपको याद होगा कि जब कर्नाटक में चीज़ें इस्टेब्लिश होने की कोशिश हो रही थी, जब अनवरुद्दीन खान शासक बना था, और जो है क्या कहते हैं कि, तो उसी समय मराठाओं ने चंदा साहब को रिलीज कर दिया था। दे वांटेड इंस्टेबिलिटी इन द स्टेट, है ना, दैट आल्सो कॉज्ड द एंग्लो कर्नाटिक वॉर। और फिर यहाँ पर एंग्लो कर्नाटिक वॉर चंदा साहब पे हुआ था, जिसमें आप देख सकते हैं कि सीज ऑफ आरकट, सीज ऑफ आरकट, आप यू कैन अंडरस्टैंड दैट। आई हैव टोल्ड यू द स्टोरी in the previous video. You should watch that video first. Okay, now we will see the consequences of Anglo-Carnatic War. So सबसे firstly we will see the political consequences. What are the political consequences? Treaty of Paris. Treaty of Paris happened. When it happened? In 1763. In the Treaty of Paris, the जो है क्या कहते हैं, जो फ्रेंच का था, वो फ्रेंच की जो इन्वॉल्वमेंट थी भारत में, वो ट्रेड तक सीमित होकर रह गई थी। अब फ्रेंच की ट्रेड के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट को पूरी तरह ख़त्म कर दिया गया था फ्रेंच की। यद्यपि उनको फोर्ट सेंट लुइस वापस कर दिया गया था ताकि वो केवल ट्रेड कर सकें। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ब्रिटिशर्स का प्रभाव बहुत ज़्यादा भारत में बढ़ जाता है, क्योंकि हैदराबाद में सलबत खान बन जाता है शासक। तो वो न्यूट्रल होता है, वो सेम पॉलिसी अपनाता है ब्रिटिश और फ्रेंच के प्रति, तो ब्रिटिश को इससे फ़ायदा है। इसके अलावा मोहम्मद अली जो होता है, ये कर्नाटक में राजा बन जाता है, जिसका सपोर्ट ब्रिटिशर्स करते हैं। तो ब्रिटिशर्स का इन्फ्लुएंस नेटिव स्टेट्स में आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा अगर हम मुगल्स की बात करें तो आप यहाँ पर देख रहे हैं पिक्चर में मुगल्स का कोई रोल ही नहीं है, तो उनका इन्फ्लुएंस और कम हो जाता है। ओके, इसके अलावा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस कॉन्सिक्वेंसेस में जो भारतीय सेनाओं की जो कमियां हैं, है ना, द वीकनेसेस ऑफ आवर आर्मीज केम टू द पिक्चर, वो सामने आ गई, केम टू द फ्रंट। ओके, जैसे आपको याद कर सकते हैं कि जब वो आरकट का युद्ध हुआ था, इन द बैटल ऑफ आरकट, in the battle of Arcot there were around 10,000 persons from the king of Arcot and versus Anuruddin Khan, and only 900 persons from French side, and they won. This was the situation. So you can see that the weaknesses of our armies and the strategies of our kings came to the front, and the British after that were not deterred of Indian forces, और उन्होंने भारतीय कॉन्टिनेंट को जीत लिया। ठीक है ना। अगर हम बात करें इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस की, इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस में क्या हुआ कि फ्रांस अब केवल ट्रेड तक सीमित रह गया। ठीक है ना। नाउ द नेटिव स्टेट्स they will become the native rulers, they will be poorer and poorer. Why? Because all the trade is being done by Britishers. They are in favorable terms. अब वो डरते भी थे नेटिव रूलर्स ब्रिटिशर्स को, तो ब्रिटिशर्स उनको बहुत ज़्यादा टैक्स भी प्रोवाइड नहीं करा कर रहे थे, ट्रेड कर रहे थे। नेटिव जो लोग थे वो ट्रेड कर नहीं पा रहे थे, तो बहुत ज़्यादा टैक्स कलेक्शन भी नहीं हो रहा था। इसके अलावा सब्सिडरी अलायंस में भी काफ़ी ज़्यादा खर्चा होता था, क्योंकि ब्रिटिश आर्मी रहती थी उस राज्य में। तो नेटिव रूलर्स वर गेटिंग पुअर एंड पुअर। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें ब्रिटिशर्स, तो ब्रिटिश द सिचुएशन, द इकोनॉमिक सिचुएशन वाज ऑफ ब्रिटिशर्स वाज इम्प्रूविंग डे बाय डे। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो ये यूरोपियन ट्रेड रेस थी, दैट वाज एंडेड, है ना। जो इकोनॉमिक ट्रेड रेस थी बिटवीन डच, बिटवीन फ्रेंच, बिटवीन ब्रिटिश, तो ये सब खत्म हो गई। ओके, इफ़ आई टॉक अबाउट व्हाट आर द, एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि व्हाट आर द रीजन्स of British victory. You can see that in they won in कोलकाता, they won in क्या कहते हैं कि जो है वहाँ पर भी जीते थे, क्या कहते हैं, बंगाल में, एंड नाउ दे आर विनिंग द हैदराबाद एंड कर्नाटक रीजन मीन्स द 50% ऑफ द सदर्न रीजन। उसके बाद वो मैसूर भी जीत लेते हैं। तो व्हाट वाज द रीजन? नेवल सुपीरियरिटी। फ्रेंच से जीतने का एक बहुत बड़ा कारण था कि ब्रिटिशर्स की जो नेवल कैपेसिटी थी वो बहुत 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 ज़्यादा इम्प्रूव हो गई थी, है ना। बिकॉज ऑफ दैट दे डिफीटेड द फ्रेंच। आपको याद होगा जब क्या कहते हैं कि सक्सेशन, ऑस्ट्रो हंगेरियन सक्सेशन क्राइसिस हुई थी, तो उस समय
ब्रिटिशर्स ने फ्रेंच शिप्स को पराजित किया था, है ना, तो नेवल सुपीरियरिटी तो थी ही। इसके अलावा जो इनके गवर्नर्स थे लाइक हेस्टिंग्स, है ना, लाइक इनके गवर्नर थे लाइक रिचर्ड हेस्टिंग्स रहे हों, या आपके कॉर्नवालिस रहे हों, या आपके यू कैन सी दैट कॉर्नवालिस, रिचर्ड हेस्टिंग्स, रॉबर्ट क्लाइव रहे हों, दे वर वेरी गुड जनरल्स, सो दे आल्सो सपोर्टेड। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो जो वहीं पर अगर हम देखें तो फ्रेंच जो थे, फ्रेंच गवर्नर्स की पर्सनल एम्बिशंस थी, है ना, दे वर वेरी एम्बिशियस, बिकॉज ऑफ दैट दे लॉस्ट, लाइक ड्यूप्लेक्स, है ना, लाइक कॉम डे लैली, without preparation they started fighting with britishers, है ना, without doing all the background work, all the homework, they started fighting with britishers और वो हार गए, ठीक है ना, स्ट्रेटजी के लेवल पर भी आप देखेंगे कि वो हार गए। इसके अलावा जो फ्रांस फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, आई गॉट सम फीवर yesterday and my throat is not well, so you can find some distractions or some disturbance during my speak, but I will make you the topic clear। तो फ्रेंच जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो एक सरकारी कंपनी थी, दैट इज़ अ गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है ना, तो गवर्नमेंट कंपनी थी। तो अब चूंकि आपको पता है गवर्नमेंट कंपनी कैसे काम करती है, यहाँ पर जो डिसीजन मेकिंग होती है वो बहुत स्लो होती है, ठीक है ना, यहाँ पर करप्शन ज़्यादा होता है, ठीक है ना, यहाँ पर केयरलेसनेस ज़्यादा होती है, ठीक, तो पर्सनल इंटरेस्ट कंपनी में कुछ नहीं होता है। वाइल इफ आई टॉक अबाउट द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, दैट वाज प्राइवेट कंपनी, so it was more efficient and cautious about thing, okay, and dedicated employees were also there whose interest were linked with British East India Company. So because of that, British East India Company won over French East India Company. So this was the topic today. Thanks all.